मानसिकता है कि अमिताभ दास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास दोनों में आपस में मुझे लालू ने फोन किया था, उसमें राबड़ी देवी सीएम थी, लेकिन लालू अपना, अरे हमने आपको 4 रोज पहले भेजा, अच्छा, आप 4 रोज में हमारे विधायक के पीछे पड़ गए। देखिए, अपने कार्यकाल में अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाले, इनके नाम से शासन, जब इनका शासन था तब अपराधी थर-थर काँपते थे। अभी हालांकि जो है सरकार ने इनको जो जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया है, लेकिन उसके बाद अभी भी न्यायालय में जो मामला है वो चल रहा है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। जानेंगे कि अपने जीवन काल में अपराधियों को इनके नाम से कैसे थर-थर काँपते थे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आईपीएस बनने की ये सपना कहाँ से आया आपको? सपना नहीं, सपना जैसी कोई बात नहीं। एक देखिए, मैं तो दरभंगा का रहने वाला हूँ और मेरा परिवार जो एक होता है आम मध्यम वर्गीय परिवार था, मिडिल क्लास था। मेरे पिताजी भी सरकारी अधिकारी थे और परिवार में बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का माहौल जो था वो था, मतलब चारों ओर जो कहते हैं ना, किताबें बिखरी रहती थी और पढ़ाई 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 वाली बात होती थी। तो मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट करता था, उस तरह से आप मुझे कह सकते हैं आदर्श बालक था, क्लास में फर्स्ट आता था। और भी जो बाकी चीज़ें होती है एक्स्ट्रा करिकुलर, मान लीजिए कोई निबंध है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, ये है वो है, वो सब भी मैं जीता रहता था। तो सारे स्कूल में मुझे सारे बच्चे जानते थे, टीचर्स लोग जानते थे। और ऐसे आईपीएस बनने का नहीं, लेकिन ये जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज परीक्षा, जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं, ये माना था कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है। सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि इससे बहुत संख्या में लोग बैठते हैं और सभी विषय के लोग बैठते हैं। मतलब मेडिकल के स्टूडेंट भी बैठेंगे, इंजीनियरिंग वाले भी बैठेंगे, आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आईआईटी, कोई छूटता नहीं है। और भारत जानते हैं यहाँ करोड़ों की आबादी है और इतना मेहनत करने वाले लोग हैं, तो इसको दुनिया की सबसे कठोर परीक्षा माना जाता है। तो एक तरह से मैंने इसको चुनौती के रूप में लिया था। आपके पिताजी के बाद आप आईपीएस में आए कि कोई भी और सिविल सर्विसेज में आपके फैमिली मेंबर्स में रहे? भाई बहनों में ऐसा नहीं आया, मेरे सारे भाई बहन जो है सब अमेरिका में बस गए हैं, एक बस मैं हिंदुस्तान में रह गया अच्छा, हूँ। आप छोटे हैं? हाँ, भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ और मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में बस गए और लोग बहुत अच्छा वहाँ कर रहे हैं। कोई मेरे भैया बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहाँ के, मेरे एक मझले भैया हैं, वो बहुत ऊंचे पद पर, सरकारी पद पर है न्यूयॉर्क सरकार में। मेरी बहनें भी वहाँ जॉब करती हैं, तो वहाँ सब लोग बहुत, मुझ पर भी अक्सर दबाव रहता है कि पटना में क्या झाल बजा रहे हो तुम भी अमेरिका जाओ। मतलब आप छोटे हैं? हाँ, भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ, मुझे घर का नाम भी छोटू ही इतना है। सिंसियरिटी आप छोटे होने के बावजूद बचपन में? नहीं, सिंसियरिटी नहीं, थोड़ा सा नटखट, हाँ, नटखट हाँ, ऐसा होता है। नटखट तो नहीं था, नटखट तो नहीं था। मैं पढ़ाई लिखा, मैंने कहा ना आदर्श बालक था मैं और शांत बच्चा था। मतलब ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आता है मैंने कभी कुछ ऐसे शरारत की हो, आपकी ऐसा कुछ नहीं। पैतृक जो जन्म स्थली है वो वहाँ पे है? सब कुछ एक तरह से मैं दरभंगा ही था। हम लोग का मूल निवास, मूल गाँव जो है वो मधुबनी जिला में है। विजय सलेमपुर एक गाँव है, बहुत छोटा, बहुत पिछड़ा गाँव है। बहुत लोग मधुबनी के लोग इस गाँव के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मधुबनी वाले यदि देख रहे हो तो बता दो कि भगवतीपुर के पास वो गाँव है। बहुत छोटा-सा गाँव है विजय सलेमपुर, लेकिन मेरे पिताजी के समय में ही उस गाँव से एक तरह से नाता हम लोग का टूट गया, तो हम लोग सब दरभंगा में बस गए। तो इसलिए मैं दरभंगा को ही मानता हूँ अपना गृह जिला। मधुबनी भी कभी दरभंगा का हिस्सा था, अब अलग जिला बन तब तो गया। दही खूब आपको पसंद होगा। दही अब तो खूब पसंद होगा। दही क्या, मुझे सारा भोजन ही पसंद है। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊँगा, मिथिला की जो संस्कृति है उसके 2 ही स्तंभ हैं। एक है भोजन और एक है गप। हाँ, इन्हीं 2 स्तंभों पर मिथिला की संस्कृति वही अब टिकी हम हुई लोग है। कर रहे हैं। हाँ, तो है ना? तो भोजन और गप, इसलिए दही क्या, तो मैं तो सर्वाहारी हूँ एक तरीके से। भोजन ही मुझे पसंद है, सारी चीज़ें खाता हूँ और शौक से खाता हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत वजन भी बढ़ता रहता लोगों है। के बीच में ये मानसिकता है कि अमिताभ दास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास दोनों में आपस में ठन गई थी। 36 ये का है रिश्ता। ठनी की बात कहाँ से आ गई? ठन कैसे गई? हाँ, इसके लिए थोड़ा साल मैं पहले ले जाता हूँ। ये 2001 से 2003 की बात है और उस समय ये जो पलटू राम है, ये भारत सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे और मैं पटना का रेल एसपी हुआ करता था। जी। और पटना रेल जिला जो है बहुत लंबा चौड़ा जिला है, उसमें 11 जिले हैं बिहार के। पटना है, नालंदा है और भी 9 जिले हैं। और उस समय नीतीश कुमार के बारे में लोग मजाक में कहते थे कि ये भारत के रेल मंत्री नहीं है, 1.5 जिला के रेल मंत्री हैं। अच्छा, 1.5 जिला मतलब पूरा नालंदा और आधा पटना, अच्छा। है ना? तो क्योंकि ये साल भर मतलब यहीं दिल्ली से ज़्यादा ये या तो पटना में रहते थे या नालंदा में रहते थे।
तो लोग इनको 1.5 जिला का रेल मंत्री कहते थे। और देखिए रेल विभाग में बहुत ज़्यादा पैसा है। दर्शकों को याद होगा अभी कुछ साल पहले से तो एक हो गया है बजट, नहीं तो पहले आम बजट अलग होता था, रेलवे बजट अलग हुआ करता था। एक रेलवे विभाग ही अकेला विभाग था जिसका बजट अलग होता था। तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला विभाग है, उसमें रेलवे के ठेके सब करोड़ों करोड़ में बिकते हैं, दिए जाते हैं। तो नीतीश कुमार के समय क्या हुआ था कि जो रेलवे ठेके थे करोड़ों करोड़ के, वो बाकायदा मतलब माफिया में बांट दिए गए थे, बाकायदा। जैसे मैं दर्शकों को बता दूं कैसे वो बंटवारा हुआ था कि पटना मुगल सराय रेलखंड के सारे ठेके सुनील पांडे गिरोह को दे दिए गए थे, है ना। बांट दे एकदम आराम से बांट दिया गया था। कहते थे कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा। पटना मोकामा रेलखंड के सारे रेलवे ठेके सूरज भान के गिरोह को दे दिए गए। और पटना गया रेलखंड जो है प्लस धनबाद डिवीजन, उसके सारे जो ठेके थे वो एक पांडव सेना गिरोह था, उसके बबलू सिंह को दे दिए गए। एकदम नीतीश कुमार ने सारे रेलवे ठेके माफिया में बांट दिए थे और कि करोड़ों का मतलब ये खेल हुआ था। मैं रेल एसपी था तो मुझे सारी बातें पता चलती रहती थी। उसको लेके थोड़ा सा मतलब थोड़ी हिंसा भी होने लगी थी। जिन ठेकेदारों को नहीं मिला था वो कुछ हिंसा भी कर रहे थे। तो एक तरह से मैंने विसल ब्लोअर का काम किया। विसल ब्लोअर उसको कहते हैं जो किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ता है। विसल का मतलब सिटी हुआ और ब्लोअर सिटी बजाने वाला, तो विसल ब्लोअर कहते हैं जो किसी भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ता है। तो मैंने विसल ब्लोअर का काम किया और मैंने बहुत पत्राचार करके ये सारा जो रेलवे ठेका में जो बंदर बाट हो रहा था माफिया गिरोहों में, उसका मैंने भंडा फोड़ किया। तो उसी समय से मैं समझिए कि मैं नीतीश कुमार के हिट लिस्ट पर था। तो उस समय तो वो रेल मंत्री थे, मैं रेल एसपी था, तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं कर सकते थे कि मैं बिहार कैडर का था, मुख्यमंत्री के ऐसे में अधीन था। लेकिन जब 2005 में वो मुख्यमंत्री बन गए बिहार के, उसके बाद मुझ पर बहुत सारा मतलब इंक्वायरीज बैठा दी गई, बहुत सारी कार्रवाइयाँ। 10 साल तक मेरा प्रमोशन रोक के रखा गया। 10 साल मैंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, फिर सुप्रीम कोर्ट से मैं जीता, फिर मुझे 10 साल पहले से प्रमोशन मिला। वो बहुत लंबी कहानी है जी। कभी नीतीश कुमार आपको फोन करके कहो अमिताभ ये केस बंद कर दो? नहीं, ये तो हिम्मत नहीं हुई नीतीश कुमार की। अच्छा, लालू जी के शासनकाल में भी आपने काम किया होगा, लालू जी से कभी बात होती? हाँ, लालू से बात होती थी। जब लालू मुख्यमंत्री थे तब भी फोन करते थे, और जब राबड़ी सीएम थी तब भी एक तरह से असली सीएम लालू थे। लेकिन एक बात मैं लालू को क्रेडिट दूंगा, जो भी मैं कोई लालू का प्रशंसक नहीं हूँ और उन पर गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के, लेकिन लालू ने कम से कम मेरे साथ ना कभी बदतमीजी से बात की, ना मुझे कोई गलत काम करने के लिए प्रेशर डाला, नहीं। अच्छा। यहाँ तक कि मैं बताऊं दर्शकों की, आपने याद दिला दी घटना की, ये सन 2000 की बात है। मैं लखीसराय जिले का एसपी हुआ करता था और उसमें सुड़ेगढ़ा का विधायक थे प्रहलाद यादव, अभी भी वही हैं। तो प्रहलाद यादव का आपराधिक इतिहास काफी था, तो मैंने उनके सारे जो हथियार थे उनके लाइसेंस कैंसिल करवा दिए थे और हथियार जमा करवा दिए थे थाना में। ये उस लालू राज में एक हिम्मत की बात थी, क्योंकि एक तो वो राजद के थे, सत्ताधारी पार्टी के, उस पर से यादव थे तो उन पर एक्शन लेने की हिम्मत लोग नहीं करते थे। तो मैंने ऐसा किया, तो मुझे लालू ने फोन किया था। उसमें राबड़ी देवी सीएम थी, लेकिन लालू अपना मुख्यमंत्री के पतिदेव थे। अजीब अंदाज में फोन से बात करते हो। हाँ, तो वो तो एक जो लालू का जो एक है अंदाज। तो लालू ने मुझे फोन किया, तो जो लालू का अंदाज है, बोला कि संयोग से मैंने 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया था मैंने लखीसराय एसपी का पद। तो लालू अपना बोले कि अरे हमने आपको 4 रोज पहले भेजा, अच्छा, आप 4 रोज में हमारे विधायक के पीछे पड़ गए। बताइए हमारे विधायक के साथ कुछ हो जाएगा तो आप कुछ कीजिएगा। तो हमने कहा कि बस आपके विधायक की सुरक्षा की थोड़ी जिम्मेदारी है, उस पर पूरे जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पूरे लखीसराय के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो फिर लालू ने ऐसे कुछ कहा कि मतलब नहीं ठीक हुआ है ये सब करके, फिर फोन रख दिया। बाद में लोगों ने मुझे बताया कि लालू ने कहा कि अरे वो टेढ़िया आदमी है, और उसका दिलचस्प बात क्या हुई कि उसके कुछ दिन बाद ही मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा। और लालू जी मुझे लखीसराय से किशनगंज भेज दिया। अब देखिए उसमें क्या राजनीति थी कि किशनगंज का उससे विधायक तस्लीमुद्दीन था, जो भवन निर्माण मंत्री था बिहार सरकार में। ऐसे तो लालू उसको बोलचाल में चचा कहता था, लेकिन दोनों में उसमें कुछ खटपट थी। तो लालू ने अपने सलाहकारों से कहा कि अरे अमिताभ दास टेढ़िया है इसको किशनगंज भेज देते हैं, चचा को ठीक कर देगा जाके। और वही बात भी हुई। किशनगंज में मैं रहा 8-9 महीने तक एसपी। तो मैंने तस्लीमुद्दीन को के गिरोह को बहुत खदेड़ा। उसका बेटा था, उसका भी कुछ मैंने नहीं चलने दिया। बाद में फिर तस्लीमुद्दीन ने मेरी बदली कराई, फिर वो एक अलग कहानी। देखिए कहानी में काफी ज्यादा आपको कहानी से कहानी निकलती है जी। और देखिए अभी हम अमिताभ दास जी के यहाँ आए थे,
दुश्मनों को चने चबाने वाले खुद बादाम खा रहे थे, दिमाग को काफी तेज कर रहे। मूंगफली खा मूंगफली आप खा भी रहे थे। खाइए। हाँ, तो हम इनसे जाने और कुछ जानेंगे। और सबसे पहले कि दूसरी बात है, ये बताइए कि कभी ऐसे अपराधी से आप भिड़े होंगे जो अपराधी आपके पीछे भी लग गया हो, पॉलिटिकल प्रेशर भी आप पे बन रहा हो लगातार? अरे वो सब तो देखिए मैंने बहुत झेला। मेरा आप पूरा समझिए करियर कह सकते हैं कि मार धाड़ और एक्शन से भरपूर रहा। अभी मैंने तस्लीमुद्दीन की बात की। तस्लीमुद्दीन किशनगंज का विधायक था, भवन निर्माण मंत्री था और एक तरह से पूरे किशनगंज को अपने मतलब पॉकेट में रखता था। देखिए उसे बिहार में ऐसे हालात थे 90 के दशक या 2000 के दशक की भी बात हो कि बड़े बड़े माफिया सरगनाओं ने बिहार को एक आपस में बांट लिया कि ये सिवान है तो ये शहाबुद्दीन चलाएगा, किशनगंज है तो ये तस्लीमुद्दीन चलाएगा, ये है तो वो चलाएगा। तो वो बिल्कुल अपनी जागीर समझता था। और उस समय पंचायत चुनाव हुए थे, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने बहुत कड़ाई की चुनाव में, तो तस्लीमुद्दीन के बहुत सारे उम्मीदवार सब मतलब हार गए चुनाव में। एक तरह से तो तस्लीमुद्दीन का भौकाल था किशनगंज में, वो भौकाल खत्म हो गया। तो फिर तस्लीमुद्दीन के कुछ लोग की मैंने गिरफ्तारी करवाई, कुछ लोग की बहुत मतलब कड़ाई से कुर्की करवाई, कुर्की जो होती है पुलिस में। उसके बाद तस्लीमुद्दीन भवन निर्माण मंत्री था, तो उससे मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लंबा चौड़ा लेटर लिखा जो उससे बिहार में होता था मेरे बारे में कि अगड़ी जाति के हैं और पिछड़ी जातियों से नफरत है। हाँ नफरत रखते हैं, सामाजिक न्याय के विरोधी है वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसा इल्जाम था जो उस समय बहुत गंभीर इल्जाम माना था कि आप सामाजिक न्याय के विरोधी कैसे हो गए। तो उसके बाद फिर मेरा वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और मैं यहाँ पटना रेल एसपी बन के आ गया। संयोग से यही जो सिंघल साहब अभी बहुत चर्चित है सिपाही बहाली में, यही मेरे बाद किशनगंज भेजे गए थे, इन्होंने ही मुझसे इन पे छाड़ दिया वेब था। सीरीज भी बना है, आप देखे होंगे, साबुद्दीन पे एक वेब सीरीज बना है जिसमें इनकी भूमिका को दिखाया गया है और काफी डरे हुए एसपी रहे थे। सिंघल ना, हाँ, हाँ हाँ वो तो एक अलग फिल्म, मैंने तो कहा वही वो एक अलग आपसे कहानी भी है। वही जान रहा है कि अभी आपको किसी से डर लगा हो? नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगा, आप जो भी कहिए। मेरा कुछ ऐसा व्यक्तित्व है कि मैं डरता वरता नहीं हूँ। मैं एकदम सर पर कफन लेके नौकरी भी करता था, आज भी डरने वाला कई बात लोग कहते हैं कि पुलिस वाले और आर्मी वाले से थोड़ा बच के रहो, कब नहीं। मुंह से गाली और कब नहीं डांट नहीं पड़ जाए। गाली वाली उस टाइप का मैं पुलिस वाला नहीं रहा। देखिए अब आप पता करेंगे, अब तक तो मेरे साथ मतलब हजारों सिपाहियों ने मेरे अधीन काम किया होगा, बहुत सारे सैकड़ों दरोगा लोगों ने किया होगा। आज तक देखिए मैंने एक सिपाही को तुम कह के बात नहीं की है ना। एक होमगार्ड से, एक चौकीदार से मैंने तुम कह के बात नहीं की, मैं सबको आप कह के संबोधित करता हूँ। जबकि आजकल मैं देखता हूँ नया नया लड़का आईपीएस बन के आता है, मतलब 4 दिन की नौकरी रहती है और एकदम बुजुर्ग दरोगा रहता है उसके बाप की उम्र का, और उससे मतलब तू तड़ाक करके बात करता जी, है, जो हुआ है। जो बहुत मतलब गलत लगता है। ठीक है दरोगा है वो आपसे पद में छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी उम्र का भी लिहाज कीजिए, उसके अनुभव का भी लिहाज कीजिए। जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से वो नौकरी कर रहा है। लेकिन एक लोगों में आ जाता है, मतलब क्या मैं बोलूँ, एक तो घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है जो नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप सच में बड़े आदमी हैं तो बड़प्पन है आपकी पहचान, आपको विनम्र होना चाहिए। जी अमिताभ दास को कभी ये लगा कि हाँ भाई छोड़ो, अब आईपीएस का जॉब हम छोड़ते हैं, अब दूसरी चीज की तैयारी करते नहीं नहीं ऐसा नहीं लगा, ऐसा मुझे नहीं लगा। मैं तो ठीक है मार धाड़ एक्शन होता, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और खुद पर एक तरह से फख्र भी होता था। क्योंकि देखिए ज्यादातर जो आईएएस है आईपीएस है 90% या उससे भी ऊपर वो बिल्कुल मतलब कंप्रोमाइज करके चलते हैं, एकदम समझौतावादी हो जाते हैं। जितने भी उनके डायलॉग होते हैं ना वो बस सब एकेडमी तक ही रहते हैं जहाँ तक ट्रेनिंग करते हैं। जैसे आईपीएस लोग हैदराबाद में डायलॉग मारेंगे एकेडमी में, आईएएस लोग मसूरी के एकेडमी में डायलॉग मारेंगे बड़ी बड़ी, ऐसा लगेगा कि 24 घंटे में देश बदलने वाले हैं। लेकिन जब फील्ड में आते हैं तो फिर वही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। हैं। हाँ, वो वही होता है कि कोई आईपीएस अगर ईमानदार रहा जी जी तो वो काम करने में अगर उनको असहजता होती है तो वो दूसरा लाइन चुन लेते हैं। अगर कोई आईपीएस है ईमानदार, अपने ट्रेनिंग के सेंटर तक ही है, उसके बाद वो समझता है, पूरे जानता है, तो वो फिर भ्रष्टाचार में चला आता वही वही फिर वो उसी को मैंने कहा कि समझौतावादी हो जाता है। फिर वो एक भ्रष्ट सिस्टम का मतलब एक अभिन्न हिस्सा हो जाता है और फिर वो भी सिस्टम में वही भ्रष्टाचार करने लगता है, वही लूट खसोट, खाओ खिलाओ, जिला को लूटो, कुछ है। मंत्री जी को अमिताभ दास को पहुंचा। कभी घूस मिला? नहीं नहीं ये तो नहीं मिला, वो ये कोई नहीं मिला। आया ठेकेदार की दाल से, चलिए आप पैसा नहीं नहीं रखिए, देखिए मामला देखिए खत्म नहीं नहीं कीजिए। देखिए ऐसा होता है ना कि लोग पहले पता कर लेते हैं हम्म, ये ऑफिसर कैसा है। यदि आपके बारे में एक बार देखिए ऐसा हम लोग सर्विस में है ना कि आपका मतलब डेपुटेशन छुपता नहीं है तुरंत। आप समझिए कि एक
जैसे शीशा के डब्बे में मछली रहती है ना, अब सब लोग देख रहा है, इसलिए यदि कोई एसपी घुसखोर है तो वो भी खबर 1 मिनट में जिला में फैल जाएगी, एसपी ईमानदार है तो वो भी खबर जिला में फैल जाएगी। तो लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि ये आदमी बिकाऊ नहीं है, तो फिर लोग आते ही नहीं है, ऑफर ही नहीं करते हैं इस तरह से। चलिए, और बातें हम लोग जानते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और आगे की जानकारी के लिए बने रहें।